Let's start with first topic, discovery of subatomic particles. First question, which one of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। हाँ भाई, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। क्या जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी? हाँ, जे थॉमसन ने हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। क्या जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी? हाँ, इसने हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। क्या हमारे बोर ने आइसोटॉप की डिस्कवरी की थी? नहीं, आपके आइसोटॉप की डिस्कवरी सोडी ने की थी। सो दिस पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, न्यूट्रॉन जो होता है हमारे न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर मास क्या रहता है? 1 यूनिट का मास रहता है। लगभग प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है। एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर क्या है? नो चार्ज बीओजी, नो चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट, मास ऑफ 1 यूनिट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? भाई हमारा मुलिकन ने डिस्कवर किया था इन इट्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन इट्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज लाइक नेक्स्ट टॉपिक इज atomic models. ठीक है, so the atomic number of an element is 35 and the mass number is 81. The number of electrons in the outermost shell is। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं हम लोगों को आउटरमोस्ट शेल में। इसका एटॉमिक नंबर है 35। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 35 होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा कितना? 35। हम लोगों को पता है कि के एल एम एन शेल में, के एल एम एन शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा? 2, 8, 18, 32 एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेटा फिलिंग करा दो इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की। 35 इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम 2 जाएंगे। 2 के बाद कितने मैक्सिमम? 8 जा सकते हैं। 8 के बाद 18 जा सकते हैं। कितने हो गए हमारे पास टोटल? हमारे पास हो गए टोटल 28। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 28। बचे कितने? 7। बचे कितने बेटा? 7। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स वो एटम होते हैं बेसिकली, जिनका बेटा क्या है? आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, या मास नंबर उनका क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। भाई डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो इनका एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। एटॉमिक नंबर अपन को क्या चाहिए? सेम चाहिए, तो पहला वाला गलत हो गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? इनका सेम रहेगा। ठीक है, एंड हैविंग सेम मास नंबर, नहीं मास नंबर अपन को चाहिए डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर अपना अलग होना चाहिए। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that mass and energy are related। नहीं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये हमको नहीं पता चलता। हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बीच में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका एटम के साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज क्या रहता है तुम्हारा? बहुत छोटा होता है। ये हमारे कंक्लूजन निकल के आते हैं रदरफोर्ड के आपके अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस। देखो न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बट ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं बता पा रहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। इसके बाद हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो इसको भी हटाओ। द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। नहीं, इसकी कोई बात नहीं करता था। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when atoms are bombarded with alpha particles, only a few in millions suffer deflection, other pass out undeflected। देखो जब बेटा क्या होता है, हम अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट कराते थे थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे? आपके सीधे निकल कर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है आपका एटम के अंदर एम्प्टी है।
ठीक है। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है आपका, एम्प्टी है, ठीक है। छोटा छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बीच में सारी जगह क्या रहती है, मोस्टली वाली खाली रहती है, इस वजह से वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए, द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, नहीं, गलत बात है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अल्फा पार्टिकल टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, नहीं, ये रीजन नहीं होता। देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये भी रीजन नहीं रहता है, नंबर से क्या फर्क पड़ेगा। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, बिल्कुल सही। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है, एटम के मुकाबले ज्यादातर स्पेस हमारा खाली रहता है। और आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ही आपका भारी भरकम होता है, जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की इतनी औकात नहीं होती, छोटू सा इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो तो बेटा सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when beryllium is bombarded with the alpha particle, देखो आपका बेटा क्या था हमारा, जब न्यूक्लियस की सॉरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के केस में हम लोगों ने बेरिलियम के ऊपर क्या करा था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, उसमें हमारे कार्बन में कन्वर्ट होता है, और हम लोगों को क्या देखने को मिला था, हम लोगों को ऐसे पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल देखने को मिले थे जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, उनको अपन ने न्यूट्रॉन नाम दे दिया था, ठीक है। चलिए, with alpha particle exchange with penetrating radiation which cannot be deflected by electrical or magnetic field are given out, these are a beam of neutron, ठीक है, ये हमारा beam of neutron मिलता है, ये हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, चलिए बोहर्स मॉडल के क्वेश्चंस करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि बेटा रेडिएशन जो होती है हमारी, बेसिकली ऐसी कंटिन्यूसली आपकी क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब या फिर आपकी क्या एमिट नहीं हो सकती, बल्कि इन लाइक डिस्क्रीट आपके क्वांटा, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है, ठीक है, ठीक है। जिनकी एनर्जी क्या होती है हमारी, एच न्यू के बराबर एक क्वांटा की एनर्जी होती है, वे न्यूज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन्हीं की फॉर्म में क्या हो सकती है, तो एब्जॉर्ब हो सकती है, एमिट हो सकती है, यानी कि टोटल एनर्जी मेरी एमिट आपकी एब्जॉर्ब क्या हो सकती है, एन इंटू एच न्यू, ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब और एमिटेड, ठीक है। चलिए, द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और एमिटेड इन होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटा, नहीं, ये तो कहता है भाई होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम में ही आपकी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, ठीक है। द रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, द रेडिएशन, हाँ आपकी जो रेडिएशन है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। द रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, हाँ यही तो बताया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई देखो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है यहाँ पे, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। तो बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरी यहाँ पर कौन सी हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई यहाँ पर, आपकी इक्वेशन ए, द एनर्जी नॉट एब्जॉर्ब्ड एमिटेड इन होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटा, ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा ई इज इक्वल टू आपकी किसके होता है बेटा, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। अब ये जो डेल्टा ई आ रहा है, ये डेल्टा ई किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये जो भाई मेरी बात सुनो, दो एनर्जी लेवल है आपके पास, दो एनर्जी लेवल है, आपका फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट कब होता है, जब बीच में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या मिलता है बेटा, हम लोगों को फोटोन मिलता है। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, डेल ई के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। डेल ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल का, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल का, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग द, एक सेकेंड, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, नहीं ये वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, नहीं इस पे भी हमारा डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा। द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, इसको रीअरेंज करो, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एस सी बाय डेल्टा ई, ठीक है, एस सी बाय लैम्डा ई, तो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट शो दैट, डेविसन और जर्मर्स ने एक्सपेरिमेंट करके ये शो किया था कि इलेक्ट्रॉन, जैसे भाई पार्टिकल क्या होता है हमारा, पार्टिकल जैसे मैटर है, मैटर का हमारा क्या रहता है बेटा, मैटर का क्या, सॉरी जैसे वेव का हमारा क्या रहता है, मैटर नेचर रहता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर रहता है, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा पार्टिकल है उसका आपका वेव नेचर भी होता है, ये हमारा डेविसन एंड जर्मर ने शो किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which diagram best represent the appearance of the spectrum of atomic hydrogen in the visible region,
बेटा ये देखा गया था कि जैसे जैसे आपके बेटा क्या होते हैं, ट्रांजिशन होने लगते हैं, जैसे जैसे ऊपर देखो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो ऊपर जाते हुए क्या होता है, एनर्जी लेवल पास पास आने शुरू हो जाते हैं। ऊपर जाने पे एनर्जी लेवल क्या होने लगते हैं बेटा, पास पास आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस तो वेवलेंथ में भी यही देखने को मिला कि इनिशियली जो डिफरेंस आ रहा था, जो आपके फोटोन निकल कर जा रहे हैं, जो उनकी वेवलेंथ है, तो इनिशियली देखने को आया था कि आपकी वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था। इनिशियली डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, बाद में धीरे धीरे डिफरेंस कम होने लगा, क्लोज आने लगी। मतलब जो आपके फोटोन निकल के जा रहे हैं वो एक दूसरे के फिर क्लोज आने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हमारा किस डायग्राम में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। देखो इनिशियली कितना डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, एक दूसरे की क्या आने लगे, धीरे धीरे क्लोज आने लगे, जो फोटोन एमिटेड हो रहे थे एनर्जी में या वेवलेंथ में, ठीक है, एनर्जी में या फिर वेवलेंथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू होता है बच्चों HC बाय लैम्डा, ठीक है। पर यहाँ पे E की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो E की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C बाय लैम्डा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास C बाय न्यू, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, C बाय न्यू। C की वैल्यू, C व्हाट इज C, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लगभग है, एग्जैक्टली नहीं। और न्यू कितना दे रखा है यहाँ बेटा, यहाँ पर हमें 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, ठीक है, वो वाली नैनो नहीं है, टाटा वाली। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए इसको काटते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.005 मल्टीप्लाई 10⁻9, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻17, 10⁻17 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। चलिए ठीक है, रीअरेंज करो, रीअरेंज करो, कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the intensity of the incident light। देखो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, हमारे पास रिलेशन होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ के ई स्क्वायर, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर या के ई, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, न्यू नोट क्या है यहाँ पे, ये तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, वर्क फंक्शन की करस्पॉन्डिंग निकल कर आता है, कांस्टेंट हो गया, एच न्यू नोट हमारा कांस्टेंट हो गया। मैं एच भी क्या है यहाँ पे हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। काइनेटिक जो फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है। सो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, ईच फोटोन ऑफ द लाइट कॉजेज द एमिशन ऑफ ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है, एक फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा एनर्जी का फोटोन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसे लेके जाएगा, उसको रास्ते के लिए दे देगा कि लिए बेटा जा कुछ खाते पीते जाना, ठीक है, कुछ खाते पीते निकल जाना, तो रास्ते में दे देगा, उसको दे देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक फोटोन हमारे इलेक्ट्रॉन कितने निकालेगा, एक फोटोन हमारे इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही निकालेगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट नहीं करेगा, ठीक है। सो assertion is false but reason is true, that is option D is correct, option D is correct, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, wavelength of a photon having an energy of 2 electron will be, wavelength of a photon having an energy of 2 electron will be, ठीक है। हमें क्या बताना है बेटा, वेवलेंथ बतानी है एक प्रोटॉन की जिसकी हमारे पास एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। चलिए अभी कोई नहीं, E इज इक्वल टू होता है बच्चा एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास, E इज इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच सी बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ से बेटा लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास एच सी बाय ई, ठीक है। H कितना होता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। C कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय एनर्जी कितनी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में कन्वर्ट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19
जूल, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 6.2 × 10⁻7 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल X is 3.31 multiplied 10⁻⁻20 joule. Wavelength of light that cannot photo eject an electron from metal X is। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी चाहिए 3.31 multiplied 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, 3.31 multiplied 10⁻⁻20 जूल। बेटा इसको कन्वर्ट कर लो, किसमें, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें बेटा, इसको ये एनर्जी है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। E इक्वल टू होता है hc/λ। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, hc/e आ जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, hc/e आ जाता है। 6.636 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, c कितना आ गया अपने पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेटा एनर्जी कितनी दे दी, एनर्जी तो दे दी तुमको 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। अरे वाह, चलिए इसको थोड़ी सी इसकी काटापीटी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी काटापीटी कर देते हैं। ये चला जाएगा बेटा किस पे, चला जाएगा लगभग 2 पे। ठीक है, ये चला जाएगा कितने पे बच्चा, चला जाएगा लगभग 2 पे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा की। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू बेटा यहाँ पर लगभग कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 2⁻6। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई लगभग 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना बच्चा, बोलो 20 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। माइनस का 14 में अपन 8 ऐड कर देंगे, माइनस के 14 में क्या ऐड कर देंगे अपन, 8 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 म्यू मीटर। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास जो फोटोन होगा, फोटोन के पास एनर्जी इससे ज्यादा होगी, अगर मेरे पास फोटोन के पास एनर्जी इससे ज्यादा होगी या वेवलेंथ 6 म्यू मीटर से कम होगी, भाई एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, तो एनर्जी अगर इससे ज्यादा होगी या फिर वेवलेंथ इससे कम होगी तभी मेरा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आपका फोटोन एमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसमें क्या कहा है कि नहीं कराना, इसने क्या कहा है नहीं कराना फोटोन एमिट। तो देखो बेटा 6 म्यू मीटर से ज्यादा वेवलेंथ हमारी किसके पास है, 7 म्यू मीटर, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो बोहर्स मॉडल के बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे, पर कुछ ऑलरेडी रदरफोर्ड दे रखा था, तो कुछ इसने नई अलग अलग दी थी, कुछ पोस्टुलेट्स ने नई एकदम गर्मा गर्म दी थी। ठीक है, कुछ आपकी ऑलरेडी रदरफोर्ड दे चुका था। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपकी पोस्टुलेट की बात करते हैं। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। ये बात ऑलरेडी नोन थी, ये हमारा बोर्ड का क्या मेन पोस्टुलेट नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सब चिल्लाते हुए आ रहे थे, सब चिल्लाते होते, रदरफोर्ड बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ आ रहा था। ठीक है, साइंटिफिक फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। नहीं, ये भी हमारे रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुका था, कोई इसने नई बात नहीं बताई थी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। भाई ये इसने गजब ढा दिया था, इसने बोल दिया था स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जब स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ना एनर्जी हमारी क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं, ना एनर्जी का उसमें लॉस होता है। तभी एनर्जी गेन या लॉस करेंगे जब ट्रांजिशन दिखाएंगे, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएंगे। अब बोला कि भाई स्टेशनरी स्टेट्स कौन सी होंगी, तब उसने बढ़िया सी चीज बताई कि स्टेशनरी स्टेट सिर्फ वही होंगी जिसके अंदर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज h/2π होगा, 2h/2π होगा, 3h/2π होगा, 4h/2π होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा, वही स्टेशनरी स्टेट्स क्या रहेंगी आपकी, एलिजिबल रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी। ठीक है, सो फोर्थ वन इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट के हमें क्या दे दी बेटा, एनर्जी दे दी है, और एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट हमसे पूछा गया है।
तो बेटा हम लोगों को पता है कि एनर्जी एनर्जी जो होती है बेटा हमारे किसी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन की जो बेटा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी, z² बाय एन स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z² बाय एन स्क्वायर के, ठीक है। तो E2 भाई एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से E2 बाई E4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 बाई E4 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 4² बाय 2², दैट इज 4। तो यहाँ से बेटा हमारे पास E4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E4 की वैल्यू आ जाएगी E2/4 दैट इज -328 डिवाइडेड बाय 4 किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an electron falls from n equal to 3 to n equal to 2 in hydrogen atom then emitted energy is, ठीक है। देखो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा n इक्वल टू 3 से, दैट इज E3 से हमारा E2 में जा रहा है। तो बेटा जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, डेल्टा E के, विच इज इक्वल टू E3 माइनस E2, ठीक है, विच इज इक्वल टू E3 माइनस E2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है बेटा हमारी इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E3 की एनर्जी निकाल लेते हैं अपन, -13.6 डिवाइड बाय 9, माइनस E2 की एनर्जी निकाल लो, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लगभग 1 ठीक है 1.5 के आसपास आ जाएगी बेटा। इसकी वैल्यू लगभग किसके आ जाएगी, इक्वल टू लगभग 1.5 के आसपास आ जाएगी, एक्जैक्टली 1.5 नहीं है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर इसकी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी एनर्जी लगभग किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 3.4, ठीक है, -3.4। बेटा इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी एनर्जी आ जाएगी बेटा लगभग बराबर आ जाएगी बच्चों, लगभग बराबर आ जाएगी यहाँ पर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, लगभग किसके बराबर आ जाएगी, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, देखो बोहर थ्योरी के हिसाब से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी ऑर्बिट में किसके बराबर होता है, बच्चों किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर, NH/2π के बराबर। फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n की वैल्यू तो बेटा 5 हो गई, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय h/π। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बोहर्स मॉडल का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्ट नहीं है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, काइंड ऑफ सही बात है भाई, हमारे पास वैल्यू भी आती है -13.6 मल्टीप्लाई बाय z² बाय n स्क्वायर एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो एनर्जी तो हमारी क्या रहती है, आपकी क्वांटाइज रहती है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे न्यूक्लियस के जो सबसे ज्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हमारी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हमारी ज्यादा होने लगती है। पर आप कहेंगे सर En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, n स्क्वायर के होता है, ठीक है, En इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, n स्क्वायर के होता है। En की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस का 13.6 मल्टीप्लाई बाय z² बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा हमारे पास En की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे n बढ़ेगा हमारे पास En की वैल्यू कम होगी। तो बेटा बात आपकी बिल्कुल सही है, बात गलत नहीं है, मैग्नीट्यूड हमारा En का कम होगा, एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस में है। तो बेटा जैसे जैसे माइनस में अगर कोई चीज है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है, पॉजिटिव साइड ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है, जीरो को अप्रोच करेगा, नेगेटिव से जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही बात है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, बेटा ये तो हमारा हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट है, ये हमारे बोहर ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। तो आपका पहला प्रश्न
द डी ब्रोगली इक्वेशन सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, रेडिएशन वेव है। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये बेटा एक वेव कैरेक्टरिस्टिक है। लैम्डा जो होती है हमारी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वेव आपकी वेव्स के साथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वेव्स के साथ। और मोमेंटम एम वी विच इज मोमेंटम, मोमेंटम एसोसिएटेड होता है मास, मास एसोसिएटेड होता है पार्टिकल्स के साथ जिनका पार्टिकल नेचर होता है। तो बेटा ये देखो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को ये क्या करती है बेटा, आपकी कंबाइन करती है, वेव नेचर को पार्टिकल नेचर को आपस में रिलेट करती है। सो डी ब्रोगली इक्वेशन सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताती है हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबली कैन बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड स्प्लिटेड थ्रू 50 वोल्ट्स एंड 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास हम लोगों को पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन एम वी होता है, एच अपॉन एम वी होता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, या एम बाय सॉरी 2m, 2m मल्टीप्लाई बाय 1/2 mv²। देखो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर को 2m से मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m/ke, या मैं क्या कह सकता हूँ कि p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट में 2m/ke। अब देखो इसने क्या किया, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियली इनकी एनर्जी क्या है हमारे पास, जीरो, इनिशियल एनर्जी क्या है, जीरो। हम लोग जब क्या कर रहे हैं बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, जब हम इसको एसिलेट कर रहे हैं तब इसके अंदर क्या आएगी बेटा, एसिलेशन करेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा के ई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, पी ई के रहेगा। दैट इज के ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के ई की जगह पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 2ev लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी ev लिख सकता हूँ। ठीक है, ev है बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2mev। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2mve, या सिंपल भाषा में कहा जाए तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज जितना ज्यादा एसिलेशन उतना ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, मोमेंटम उतना ज्यादा, और वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही कम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में v1 बाय v2 के बराबर, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू 200/50 का अंडर रूट, 200/50 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2 2 रेशियो 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पार्टिकल्स गिवन बिलो आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स मूविंग बिलो आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी किसके मिनिमम रहेगी, तो बेटा हम लोगों को पता है कि लैम्डा जो होता है हमारा, लैम्डा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एमवी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एमवी के। काइनेटिक एनर्जी इसकी सेम है, तो बेटा इसको चेंज कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो लैम्डा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडर रूट में 2m/ke के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि लैम्डा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है इसकी, तो लैम्डा हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मास के, इफ के ई इज कांस्टेंट। ठीक है, हर जगह पर नहीं, हर जगह पे मत लगा देना कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा मास के। तो जितना ज्यादा मास उतनी ही कम डी ब्रोगली वेवलेंथ, जितना ज्यादा मास उतनी ही कम बेटा क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, SO2 मॉलिक्यूल का होता है, तो इसकी मिनिमम क्या रहेगी बच्चों, हमारी मिनिमम इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगी, मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बेटा हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रेवल कर रहा है 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा 1% ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, वेलोसिटी आ गई। ठीक है,
ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच अपॉन एम वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एच की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 6.636 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बेटा अगर बात करी जाए मास की, अगर बात करी जाए मास की, तो इलेक्ट्रॉन का हमारा मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और अगर बात करा जाए बेटा वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो बेटा लगभग वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -10 के। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल इज। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है फिर से अपन को। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की टर्म में दे रखा है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट में 2m के ई। ठीक है, चलिए एच की वैल्यू 6.636 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। चलिए डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट में भाई मास कितना है हमारा बॉल का, 1 किलोग्राम। ठीक है, बहुत भारी बॉल है भाई, 1 किलोग्राम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सिर्फ 0.5 जूल, सिर्फ 0.5 जूल। ठीक है, चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो बेटा आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है लगभग, सोल्व करके बेटा लैम्डा की वैल्यू लगभग कितनी आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, देखो 2 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6.6, ठीक है 6.626 मल्टीप्लाई बाय, ये 26 है। ठीक है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The speed of a proton is 1/100th of speed of light in vacuum. What is de Broglie wavelength of proton? Assume that 1 mole of proton has a mass equal to 1 gram. ठीक है बेटा, इसमें क्या बताना है हम लोगों को, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, विच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, मास कितना दिया है इसने, प्रोटॉन का मास कितना दिया, इसने कहा है कि आपका 1 मोल 1 मोल प्रोटॉन का बेटा मास कितना मानना है हमको, 1 मोल प्रोटॉन का मास मानना है हम लोगों को 1 ग्राम। ठीक है, यानी कि आपका 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 प्रोटॉन्स का मास कितना मानना है हम लोगों को, 1 ग्राम मानना है। तो बेटा बताओ एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, इतना बेटा आ गया अपना कितना, एक प्रोटॉन का मास आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटा वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 1/100th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1/100th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसका कितना लेना है हमको, इसका लेना है 100th पार्ट लेना है। ठीक है, तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सीजीएस में अपन को एच की भी वैल्यू दे रखी है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास दे रखा है बेटा कितना, मास दे रखा है हम लोगों को 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए बेटा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 2.007 लगभग। ठीक है, यहाँ पे बेटा पावर कितनी है, 23 है, यहाँ पे पावर 8 है। ठीक है, जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे पावर बचेगी बेटा हमारे पास 15। ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ पर कितनी है बेटा माइनस का 27, तो कितने बच जाएगी यहाँ पे माइनस का 12, कितनी बच जाएगी बच्चों यहाँ पर माइनस की 12 बच जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसके पास सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 13.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बेटा सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको और फर्दर सोल्व करते हैं। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है बेटा, कितनी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.33 मल्टीप्लाई बाय
10 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3 एंगस्ट्रोम। ठीक है, 10 इज पावर -8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा हमारा एंगस्ट्रोम हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी बतानी है हम लोगों को पोजीशन में। अनसर्टेनिटी किसमें बतानी है हम लोगों को? पोजीशन में अनसर्टेनिटी बतानी है। दैट इज हम लोगों को डेल्टा एक्स बताना है। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है? इसने बेटा हम लोगों को अनसर्टेनिटी दे रखी है वेलोसिटी में। अनसर्टेनिटी किसमें दे रखी है? इसने वेलोसिटी में दे रखी है। ठीक है, चलिए तो बेटा डेल्टा वी की वैल्यू इसने कितनी दी है? क्या डेल्टा वी की वैल्यू 300 मीटर पर सेकंड है? नहीं, डेल्टा वी की वैल्यू 300 मीटर पर सेकंड नहीं है। ये तो वेलोसिटी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू बेटा? वेलोसिटी की वैल्यू। अनसर्टेनिटी की वैल्यू नहीं है। अनसर्टेनिटी कितनी है? अनसर्टेनिटी यहाँ पर हमारा वेलोसिटी का 0.001% है। ठीक है, अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा? 0.001% ऑफ वी। ठीक है, चलो बेटा डेल्टा वी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1/10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, परसेंट के लिए 10 पावर 2 और ये कितना है बेटा? 0.001 है, तो 1/10 पावर 5 ऑफ वी। ठीक है, और बेटा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 300 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू आ गई बच्चा हम लोगों के पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3 मीटर पर सेकंड। दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। दिस इज व्हाट? दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें? हम लोगों को निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इससे ज्यादा ही वैल्यू इसकी हमेशा आएगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की बात करूँ, सॉरी मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो कितने आ जाएगी बेटा यहाँ पर? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर h/m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख दो। 6.63 मल्टीप्लाई 10 इज पावर -34। ठीक है बच्चों, जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास कितना दे रखा है किसका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी निकाली हम लोगों ने वेलोसिटी में? 3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर -3 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा हमारे पास क्या? 4 पाई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बेटा। इसको सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? इसको सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 मीटर। ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी कितनी आ गई हमारे पास? 1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्या सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? क्या बेटा कि m डॉट डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इसी को अपन प्यार से क्या लिख देते हैं कि डेल्टा p, इसी को अपन प्यार से क्या लिख देते हैं? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। चलिए ठीक है, तो बेटा हमें क्या निकालना है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है m डेल्टा v या डेल्टा p की वैल्यू हमें क्या है बेटा? गिवन है। हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है डेल्टा x निकालना है। तो ठीक है बेटा, डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p। चलो बेटा डेल्टा x की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। h की वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है बेटा, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? मोमेंटम की वैल्यू बेटा इसमें गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी?
लगभग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर कितना बेटा, यहाँ पे माइनस, बेटा देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, -24 और एक जीरो बढ़ेंगे तो -25 मीटर, ठीक है, -25 मीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी नेक्स्ट टॉपिक का, विच इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के क्वेश्चंस करते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बेसिकली हमारे पास 3 क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं, 3 क्वांटम नंबर निकल कर आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर अपन अलग से इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि 2 काइंड के आपके इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम 3 क्वांटम नंबर की बात करूं तो इसमें पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। ये हमारे किसके बारे में बताता है, ये बताता है बेटा कि हमारा ऑर्बिटल है, जो शेल है, ठीक है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है किस शेल के अंदर है, ऑर्बिटल मेरा किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, कौन बताता है, मेरा n बताता है, ठीक है। उस ऑर्बिटल ये शेल का साइज कौन बताता है, n बताता है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, वो भी किस पे डिपेंड करती है बेटा, n पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बेटा हमें बताता है कि हमारा जो ऑर्बिटल है, हमारे जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं बेटा, हमारी उसकी शेप कैसी है, ये कौन बताएगा, हमें एंगुलर क्वांटम नंबर बताएगा। और बेसिकली ये भी बताएगा कि किस सब शेल के अंदर हमारा आपका ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। पहले शेल आती है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल होते हैं। एक्चुअल में तो देखो ऐसा होता है, एग्जिस्ट तो आपके ऑर्बिटल ही करते हैं, ऑर्बिटल का कलेक्शन जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर सेम होता है, एन एल जिनका सेम होता है, उसी कलेक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, सब शेल बोल देते हैं। जैसे px py pz, इसको अपन कंबाइंड में क्या बोल देते हैं, इसी को कंबाइंड में बोल देते हैं p सब शेल, ठीक है। एग्जिस्ट तो सिर्फ ऑर्बिटल ही करते हैं। और बेटा वो ऐसी सब शेल या ऐसे ऑर्बिटल जिनके लिए क्या रहता है, हमारा n सेम रहता है, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, कंबाइन करके उन्हीं के सेट को अपन क्या बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो सेकंड शेल, सेकंड शेल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर बेटा सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 वाले ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, 2s 2px 2py 2pz सभी आ चुके हैं आपके बेटा किसके अंदर, सेकंड शेल के अंदर, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब शेल कौन सी है, और बेटा उसका आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहा है, इसके अलावा आपका साइज सॉरी शेप क्या है, ये बताता कौन, हमारा आपका एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है आपको ओरिएंटेशन के बारे में कि हमारा जो ऑर्बिटल है, जैसे पी सब शेल पी ऑर्बिटल की बात करूं, डंबल शेप होता है, तो वो जो डंबल शेप का जो ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में, वो अलाइनमेंट कैसी है, उसकी अलाइन कैसे है, एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है। तो स्पेस की ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है बेटा, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए साइज ऑफ ऑर्बिटल, नहीं, साइज ऑफ ऑर्बिटल अपन n बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताएगा, l बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन बताएगा, हाँ ये n बताता है। और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इसके बारे में तो कोई नहीं बताता, ठीक है। अपन ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में ये नहीं जाते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ के सब शेल, ठीक है, के सब शेल की बात कर रहा है, के सब शेल पहली वाली जो शेल होती है उसी के अंदर कोई सब शेल, देखो फर्स्ट के हमारी कौन सी होती है, फर्स्ट शेल होती है, तो n इक्वल टू क्या हो गया इसके लिए 1 हो गया, तो बेटा l हमारा इसके लिए सिर्फ 0 ही आएगा, l इसके लिए क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा, 0 के अलावा l की कोई और वैल्यू नहीं आएगी। m की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, इसकी 0 ही आएगी, m की भी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, के सब शेल या के शेल में हमारे पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, के सब शेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा के की बात कर रहा है, तो n इक्वल टू 1 हो गया, ये जो भी होगा n फिक्स हो चुका है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा बेटा, हमारा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, डाइफर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि सेम सब शेल की बात कर रहा है, तो बेटा क्या होगा, एल भी हमारा यहाँ पर सेम होगा, एल भी हमारा सेम होगा, एल भी हमारा चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और कोई केस होता ना तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा डिफरेंट आ सकता था, और कोई केस होता, मान लो यहाँ पर P आपकी सब शेल के बारे में बात कर रहा होता है, D के बारे में बात कर रहा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग आ सकता था। पर यहाँ पर हमारी कौन सी सब शेल है, ये S सब शेल है, S ऑर्बिटल है, इसमें बेटा n की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, शुरू के 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो स्पिन क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना पड़ेगा, स्पिन क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना पड़ेगा।
ये बात रट लो अच्छे से कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की स्पिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ अ गिवन एटम रिप्रेजेंटेड बाय -3 देन व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है बच्चा, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, अपन को बताना है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बतानी है। बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, बहुत सही सा क्वेश्चन है। देखो देखो बेटा, हम लोगों को पता है कि अगर मान लो n इक्वल टू एक्स है, अगर मान लो बेटा n इक्वल टू क्या है हमारे पास x है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, कहां तक बेटा, x माइनस 1 तक, x माइनस 1 तक क्या हो जाएगी बेटा, L की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास L की वैल्यू कोई गिवन है, अगर मेरे पास L की वैल्यू अगर गिवन है, तो बेटा अगर मान लो L इक्वल टू कितना है बेटा, y है, तो x n की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी, हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा n की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1 होगी, या मैं क्या कह सकता हूं n की वैल्यू हमेशा y से ज्यादा होगी, कभी भी y से कम नहीं हो सकती। l की वैल्यू मान लो अगर मैंने 3 दे दी, l इक्वल टू क्या दे दिया बेटा मैंने, अगर 3 दे दिया तो n इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, n इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, 3 से हमेशा ज्यादा होगा। n इक्वल टू कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n, लेकिन क्या होगा बेटा तुम्हारा 3 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं l की, तो बेटा देखो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू जाता है माइनस एल से लेके इंक्लूडिंग 0 प्लस एल तक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस एल से लेके प्लस एल तक रहेगी। तो बेटा अगर m की वैल्यू क्या है तुम्हारी, z है, m की वैल्यू तुम्हारी z है, तो l की वैल्यू भी क्या होगी, l की वैल्यू होगी बच्चों तुम्हारी, l की वैल्यू होगी तुम्हारी ग्रेटर देन z। एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा तुम्हारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड, ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड जेड, ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड जेड, इससे कम इसकी वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, -3 है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, अगर इसके पास बेटा कितनी है, m इज इक्वल टू है -3। ठीक है, तो l जो होगा, l हमारा क्या हो सकता है, l हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, एल इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, लेकिन 3 से कम कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बेटा बात को, देखो m की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जाती है, अगर मान लो l मेरा 2 हुआ, अगर मेरा l क्या हुआ बेटा तुम्हारा 2 हुआ, तो m की वैल्यू कहां जाएगी, -2 से +2 तक जाएगी, -2 -1 0 1 2। ठीक है, -2 से कम नहीं जाएगी, +2 से ज्यादा नहीं जाएगी, पर m कितना आना चाहिए हमारा, -3 आना चाहिए। तो l की वैल्यू मिनिमम क्या रहेगी तुम्हारी, l की वैल्यू मिनिमम तुम्हारी 3 रहेगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 होती है, लेकिन 3 से कम नहीं जाएगी। क्लियर, चलो l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 3 4 5 6 7 8, ये आ गए। n की अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू क्या होती है हमारी, l से हमेशा एक ज्यादा होती है, n की वैल्यू क्या रहती है हमारी, l से हमेशा एक ज्यादा जाती है, l के बराबर कभी भी n की वैल्यू नहीं जा सकती। तो n अगर l की वैल्यू 3 है, तो उसके लिए n की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। ठीक है, n की वैल्यू को 5 होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, मतलब n की वैल्यू तुम्हारी 4 या उससे ज्यादा हो सकती है, 4 से कम नहीं हो सकती। तो 2 हो सकती है, नहीं 2 नहीं हो सकती, 2 के लिए m कितना होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। 5 हो सकती है, हाँ 5 हो सकती है, क्यों, इसके लिए हमारे पास m कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, 4 हो सकती है, हाँ बेटा 4 भी हो सकती है। 4 के लिए कितना हो जाएगा m, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of orbitals in an energy level designated by principal quantum number n is equal to, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है किसी एनर्जी लेवल n में। देखो अगर मान लो एनर्जी लेवल हमारे पास कितना है बेटा, n, एनर्जी लेवल हमारे पास कितना है, n है, तो बेटा इसके अंदर l कितना होगा हमारे पास, l होगा इसका 0 से लेके 1 2 कहाँ तक बेटा, l की वैल्यू आएगी n-1 तक, l की वैल्यू कहाँ से तक जाएगी बेटा हमारी, n-1 तक आएगी। अब इनको अगर सबको ऐड करो तो टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, टोटल वैल्यूज हमारे पास l की n आ जाएगी। क्लियर, अब अगर मैं m की बात करूं, अब बेटा यहाँ पे देखो अलग अलग हो जाएगा, 0 के लिए अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, 0 के लिए हमारे पास क्या आएगी, अलग वैल्यू आएगी, 1 के लिए अलग आएगी, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। ठीक है, चलिए n-1 के लिए अलग।
m की वैल्यू जब l इक्वल टू 0 है तो सिर्फ 0 आएगी, जब 1 है तो -1 0 1, ठीक है बेटा। जब 2 है तो -2 -1 0 1 2, 3 है तो बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है बेटा। और जब n-1 है तो n-1 n-2 सॉरी माइनस n-1 -n-1 -n-2 डॉट 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 -2 -1 0 1 2, ठीक है बेटा, n-2 और n-1। चलिए ठीक है बेटा, ये कितने आगे हमारे पास, ये m की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इनको सबको ऐड करके देखूं, इनके टोटल नंबर देखूं, टोटल नंबर देखूं m की वैल्यू के, ऑर्बिटल्स देखूं, टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं। तो देखो m इक्वल टू 0 के लिए ऑर्बिटल 1 आया, यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा 3, यहाँ पर बेटा ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे हमारे पास 5, यहाँ ऑर्बिटल कितने हो गए 7, और यहाँ पर बेटा ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल देखो कितने आ जाएंगे टोटल, यहाँ पर ऑर्बिटल आ जाएंगे बेटा हमारे पास टोटल 2n-1, ठीक है। कितने ऑर्बिटल आ गए यहाँ पर हमारे पास 2n-1, तो बेटा ये तो एक एपी बन गया ना, ये तो हमारे पास क्या बन गया, एक एपी बन गया, ठीक है। तो बेटा सम अगर इसका निकालेंगे, सम निकालेंगे अगर हम इस एपी का, तो इसके सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल ऑर्बिटल की वैल्यू आ जाएगी, इनको सबको ऐड करो, वैल्यू आ जाएगी बेटा n स्क्वायर, कितनी आ जाएगी वैल्यू n स्क्वायर, सम ऑफ एपी से अपन ने फॉर्मूला लगाया, अपन के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर n स्क्वायर वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी n स्क्वायर। देखो ऑर्बिटल n स्क्वायर होंगे, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑर्बिटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल हो जाता है बेटा यहाँ पर हमारे पास n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ n पे रहेगा, 2 पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ l विच इज इनकरेक्ट। देखो n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास 3 है, l की वैल्यू क्या है 0 से लेके n-1 तक जाएगी, l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके n-1 तक जाएगी, दैट इज 0 1 2 जाएगी, l की वैल्यू कितनी जाएगी 0 1 2 जाएगी, ठीक है। l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा n से कम रहेगी, या इसका उल्टा बोला जाए तो n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा रहेगी, कभी भी l के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो चलो n इक्वल टू 3 है तो l क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। आपकी l की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, n के बराबर कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन इज, ठीक है, फेरिक, फेरस नहीं फेरिक आयन, ठीक है, फेरिक आयन दैट इज Fe3+ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चा, Fe3+ की बात कर रहा है। अब अपन को क्या बता देनी है यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देनी है। चलो ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे Fe के पास, Fe के पास होता है बेटा 26 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है इस पे 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब तक 26। तो मेरे को बताओ, अच्छा सा होनहार बच्चा कोई मेरे को ये बताओ, Fe3+ के पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, Fe3+ के पास हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स, कितने भाई 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए ना, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, बचे कितने बेटा 23 इलेक्ट्रॉन्स बचे। चलिए बेटा 23 इलेक्ट्रॉन्स की करा दो क्या फिलिंग, ठीक है, 1s, ठीक है बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलो बेटा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में मैक्सिमम 2, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, ठीक है, s में फिर 2, ठीक है। चलिए अब बेटा यहाँ पे है ना, पहले एक काम करो, आपको समझाने के लिए पहले Fe का ही लिखो, पहले Fe का ही लिखो, फिर आपको एक चीज यहाँ पर बतानी भी है, तो पहले Fe का लिखो, ठीक है बच्चों। ओके, पहले लिखो बेटा किसका, Fe का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बेटा 26 इलेक्ट्रॉन का ही लिख लो। 4s में कितने के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, बचे कितने ऐड करो सबको, 10 10 4, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 10 18 18 और 20 20 के बाद कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। चलिए ठीक है, अब क्या कराना है बच्चों यहाँ पर, अब हम लोगों को इसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आपका 4s और 3d में एनर्जी किसकी ज्यादा है, 4s और 3d में एनर्जी हमारी किसकी ज्यादा है, हमारी डी की ज्यादा। तो आप लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकालूं, पहले डी में से इलेक्ट्रॉन, पर नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाएगा। 4s
एनर्जी में भले ही कम है 3d से, 4s की एनर्जी भले ही 3d से कम है, लेकिन 4s जो आपका ऑर्बिटल है वो आपका न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, बिकॉज साइज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एल पे डिपेंड नहीं करता, n पे डिपेंड करता है। तो ये बेटा क्या है हमारा 4s वाला बाहर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, उसके बाद d से जाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो इसमें से जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3 निकालने हैं, दोनों निकाल दो। चलो 4s0 3d 3 निकालने थे, 2 निकाल दिए, 1 बचा, 1 और निकाल दो, कितना हो गया हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 3d 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई इसकी 3d 5 आ गई, बहुत अच्छे। ठीक है, और इसी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं Ar4s0 3d 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए ठीक है बेटा, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू m की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, यहाँ पर इसने 3 दे दी, m की वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पर इसने 3 दे दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट ये है कि L की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी, L की वैल्यू सॉरी, अगर बेटा आपको क्या दे रखा है इसने n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, n की वैल्यू पूछी है, तो बेटा n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन L लगा दो, और सिमिलरली m की वैल्यू अगर दे रखी है तो उस केस में भी n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या लगा दो बेटा, मोड m लगा दो। ठीक है, ये याद कर लो कि n और l बराबर नहीं हो सकते, n और m बराबर नहीं हो सकते, n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, m और l से बड़ी ही होगी, मोड m से। ठीक है, जो माइनस भी होता है ना। ठीक है, चलिए मोड m से क्या होगी, हमेशा बड़ी ही होगी। मोड m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो n बेटा क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 3 होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 3 नहीं, ग्रेटर देन ही 3 होगा। ठीक है, 3 से बड़ा ही होगा, 3 से कम वैल्यू नहीं होगी। तो देखो बेटा 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से कम नहीं हो सकती, 3 के बराबर भी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, ज्यादा ही होगी, 3 से ज्यादा ही होगी। तो एक ही पॉसिबल आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न, द नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s इज इक्वल टू माइनस हाफ r। 2p इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना। चलिए बेटा कोई बात नहीं, 2p इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 2p इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं बेटा, 2px में हो सकता है, 2py में हो सकता है, 2pz में हो सकता है। ठीक है, 3 में हो सकता है, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको, क्या कि बेटा हमें क्या दे रखा है इसने, 2p की बात कर रहा है तो n इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, p की बात कर रहा है तो l इक्वल टू 1 हो गया, तो बेटा m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 1। तो बेटा 3 ऑर्बिटल यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। अब इन 3 ऑर्बिटल में जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं जाएंगे। आधों की होगी स्पिन क्या बेटा, +½ और आधों की स्पिन क्या होगी बेटा, -½ आधों की स्पिन क्या होगी बच्चों, +½ और आधों की स्पिन क्या होगी, -½ ठीक है, चलो ये 2p का बना के दिखाते हैं आपको अच्छे से साफ सुथरा सा। ये हमारे पास 2p सब शैल होगी, हाफ की स्पिन होगी बेटा क्या, +½ यानी कि ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ भी बोल सकते हैं, और आधों की क्या होगी डाउनवर्ड नीचे की तरफ। हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बताना है वो इलेक्ट्रॉन जिनकी -½ है, तो डाउनवर्ड वालों को -½ बनाना। तो बेटा देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आए। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बेटा ये चीज रट लो कि आपके जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे ना, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम में कितने जाएंगे, उसके ट्वाइस, उसके डबल, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पिन के आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बराबर ही होंगे। तो 4 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 8, लेकिन +½ स्पिन वाले 4 होंगे और -½ स्पिन वाले भी 4 होंगे। यहाँ पे p की बात चली थी तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स में, लेकिन +½ स्पिन वाले कितने होंगे 3 ही होंगे, और -½ स्पिन वाले भी 3 होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, px ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी px py dx dy dx होता नहीं है, सॉरी dxy dx² -y² dz, कोई भी ऑर्बिटल उठा के ले आओ ब्रह्मांड के किनारे में से कहीं से भी, उसमें मैक्सिमम, सेम एटम की बात चली थी, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं जा सकते, और दोनों की स्पिन भी अलग हो,
दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे और उनकी स्पिन भी अलग होगी, एक की प्लस हाफ होगी तो दूसरे की माइनस हाफ। मुझे नहीं पता किसकी क्या होगी, लेकिन एक की प्लस हाफ होगी और दूसरे की बच्चा माइनस हाफ होगी। तो पी एक्स ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। आंख बंद करके लगा दो, विद अपोजिट स्पिन्स, ठीक है, विद अपोजिट स्पिन। ध्यान रखना पी एक्स का कुछ और होता तो भी यही आंसर। Next question, the maximum number of electrons that can be accommodated in F subshell is, F subshell, देखो F subshell के लिए L की वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगी? F के लिए बेटा L की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर 3, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3, ठीक है। याद कर लो SPDF012, ठीक है। चलिए L की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, याद कर लेना इसको, टोटल इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल ऑर्बिटल्स, माय बैड, टोटल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 2l+1। कितना होता है बच्चों? 2l+1। 2l+1 क्या कितने होते हैं हमारे पास? ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सबशेल में। तो l की वैल्यू 3 है तो लगा दो बेटा 2 × 3+1, दैट इज 7। टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए बच्चों हमारे पास? 7 आ गए। टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए हमारे पास? 7 आ गए। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। तो बेटा एक आपका सॉरी 7 आपके ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेंगे? 7 × 2 दैट इज 14, ठीक है। 7 × 2 दैट इज 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स accommodated in a subshell, total maximum electrons accommodated in a subshell कितना होता है बच्चों? 2 × 2l+1 that is 2 × 7 which is equal to 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 14 जा सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं जा सकते एफ सबशेल के अंदर, ठीक है। चलिए सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 29 इज। क्या करना है बेटा? हमें टोटल नंबर बताना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। एटॉमिक नंबर 29 है, एटॉमिक नंबर 29 है। बात चल रही है हमारे कॉपर भैया की। किसकी बात चल रही है बच्चों? एटॉमिक नंबर 29 कॉपर भैया की बात चल रही है। बेटा 29 24 वालों को थोड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं इनको क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या कर दो इसकी, लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखो। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कॉपर की लिखता हूं तो क्या हो जाएगी बेटा? आर्गन, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, 18 के बाद कितने बचे? 18 के बाद बचे बेटा इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बेटा 3d में कितने बचे? बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन के आगे 4s2 3d 9, पर नहीं जहां पर भी देखो 3d 9 और 3d 4 हो जाओ सावधान, ठीक है। जैसे d9 d4 देखो हो जाओगे बच्चों सावधान। और देखो यहाँ पर कि भाई d10 d5 हमारा स्टेबल होता है, तो बेटा ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर क्या आ जाती है हमारी? 4s1 और 3d10 हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाती है बेटा हमारे पास? 4s1 और 3d10। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, डी में क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा? नहीं भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे। 5 कमरे हैं, ठीक है, 5 कमरे हैं, 10 बालक हैं, तो भाई एक एक कमरे में 2-2 बच्चों को जाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में तो नहीं होगा। पर 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो अकेला इलेक्ट्रॉन की क्या पेयरिंग होगी भैया? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 29 इज 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज। बेटा यहाँ पर क्या बताना है हम लोगों को? करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर बेटा अगर हमें कभी भी आपको ऑर्डर बताना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? यहाँ पर ऑर्डर बताने के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पर n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है बच्चों?
एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n plus l, higher will be the energy of orbital. ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ n plus l, higher will be the energy of orbital. ठीक है, if n plus l is same, ठीक है, if n plus l value is same, then orbital with higher value of n will have higher energy. ठीक है बेटा, हायर एनर्जी. ठीक है, जिसका n की वैल्यू ज्यादा, अगर n प्लस एल सेम है तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बेटा क्या होगी, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी. चलो सबकी लिख दो इनकी नलायकों की, 5p 4f 6s 5d, सबका n प्लस एल लिख दो. ठीक है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे बताया था. ठीक है, spdf 0 1 2 3. ठीक है, p के लिए बेटा l की वैल्यू हो गई 1 तो इसका n प्लस एल आ जाएगा 6. ठीक है बेटा, f के लिए l की वैल्यू 3 तो इसका आपका n प्लस एल आ जाएगा 7. 6s का कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, और 5d का कितना आ गया, 7 आ गया. तो आपको पता है कि 5p और 6s की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, 4f और 5d की एनर्जी ज्यादा रहेगी. इसके अंदर भी बेटा जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो बेटा ऑर्डर क्या आ गया, सबसे पहले 5p के बाद आ गया अपना 6s के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4f के बाद आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 5d. ठीक है, 5p 6s 4f 5d. So correct option is option number B. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. चलिए ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ d orbital can accommodate, अभी पीछे बताया था मैंने, कोई भी ऑर्बिटल हो आंख बंद करके बता दो बच्चों क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा मैक्सिमम. ठीक है, एक भी कर सकता है, मैक्सिमम 2 करेगा, और स्पिन क्या होगी उसकी, अपोजिट होगी. स्पिन क्या रहेगी बच्चों यहाँ पर, अपोजिट रहेगी. So a d orbital can accommodate 2 electrons with opposite spin. Simple. अगला प्रश्न, which of the following represent the correct set of quantum numbers of a 4d electron? बेटा इलेक्ट्रॉन है हमारा 4d का. इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चा, 4d का है. तो n तो हो गया फिक्स 4, और बच्चों l की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे d के लिए फिक्स 2, l इक्वल टू 2, ये हो गया फिक्स. m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू क्या हो सकती है, m के बारे में कुछ बताया इसने, m के बारे में बताया कौन सा d ऑर्बिटल है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, कुछ बताया नहीं बताया. तो m की वैल्यू हो सकती है बच्चा -2 से लेके +2 तक, कुछ भी, -l से +l तक कुछ भी हो सकती है. -2 -1 0 1 2. ठीक है, -2 -1 0 1 2, m की वैल्यू हो सकती है बच्चों, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, चलिए n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 m इक्वल टू कुछ भी हो सकता है. और s की वैल्यू, s के बारे में भी कुछ नहीं बताया इसने, s की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +½ हो सकती है, और बेटा -½ हो सकती है. s की वैल्यू +½ और -½ में से कुछ भी हो सकती है. चलिए पहला ऑप्शन l इक्वल टू 3 हटा दो, l इक्वल टू 3 हटा दो, l इक्वल टू, हाँ ये हो सकता है. और s इक्वल टू 0, ना 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 ना, s इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. भाई 2 तो शुरू के हो ही गए. ठीक है, m इक्वल टू 1 हो सकता है, और s इक्वल टू -½ भी हो सकता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम z इज इक्वल टू 37 इज. ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है यहाँ पे, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर बताना है, जिसके लिए किसके लिए बताना है बेटा, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर रुबिडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है. रुबिडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 37. तो सबसे पहले तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो शांति से. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अपन. ठीक है, चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 37 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक है, 3p के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 3p के बाद आ जाता है बेटा 4s2 3d10 4s2 3d10. चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्या हमारे पास 4p6. चलो एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सारे, कितने हो गए टोटल, इलेक्ट्रॉन काउंट करो. 18 20 28 28. ठीक है, 18 20 20 हो 10 30 30 हो जाए 36 36 हो गए. एक इलेक्ट्रॉन हो बचा, वो किस में चला जाएगा हमारा, वो चला जाएगा बेटा 5s
5s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा 5s ऑर्बिटल में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों 5s ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो 4 5s ऑर्बिटल 4 5s ऑर्बिटल। तो बेटा बताओ मेरे को जल्दी से अच्छे बच्चों NLMS, n की वैल्यू क्या हो सकती है। n की वैल्यू आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, जो भी आपकी ऑर्बिटल में जो पहला जो नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसको रिप्रेजेंट करता है वो नंबर n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5s में जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट करेगा ये n को रिप्रेजेंट करेगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर मेरा कितना 5, n इक्वल टू 5। L की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके बाद जो सिंबल होता है इसके बाद जो सिंबल होता है s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल z, ठीक है s p d f, जो ये बता दे ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये सब शेल को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो L के S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू क्या होती है SPDF 0 1 2 3। ठीक है, S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू आती है हमारे पास 0, S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है 5s में तो ऐसा नहीं है, पर मान लो यहाँ पर बेटा 5p होता है तो ये नीचे लिखा होता है ना x y z, नीचे क्या लिखे होते हैं बेटा ये x y z जो नीचे लिखे होते हैं ये आपके सबस्क्रिप्ट में ये रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होते हैं हमारे m की वैल्यू के साथ, ये रिलेटेड होते हैं बेटा किसके साथ m की वैल्यू के साथ। इसको हम डायरेक्टली अच्छे से नहीं बता सकते, हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर pz है तो मतलब m इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर बेटा dz स्क्वायर है तो m इक्वल टू 0 होगा, इतना बता सकते हैं हम। px py के लिए अपन नहीं बता सकते +1 है -1 है, हाँ एक का अगर +1 है तो दूसरे का -1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो m यहाँ पे तो बेटा बड़ा बहुत सिंपल है, देखो हमारी किस्मत कितनी सही है। s ऑर्बिटल की बात करें s ऑर्बिटल के लिए m 0 ही होगा, 0 के अलावा इसके लिए और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, 0 के अलावा इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू आ गई 0, m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पर 0 आ गई। s की अगर मैं बात करूं s की वैल्यू क्या हो सकती है +½ भी हो सकती है -½ भी हो सकती है, हमें नहीं पता स्पिन का। s की दो पॉसिबिलिटीज आ गई +½ भी हो सकती है -½ भी। चलिए अब बेटा चेक करते हैं ऑप्शन 1 5 0 0 +½ हाँ हो सकता है, 5 नहीं p में थोड़ी ना जाएगा s में जाएगा, हटाओ इसको, फिर ये p में थोड़ी ना जाएगा यहाँ पर 5। अरे 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 इतना बड़ा गुनाह, इतनी गंदी बात, अगर बच्चों l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, अगर हमारा l 0 है तो m को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए इनकरेक्ट हो गए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए बेटा आपका वैसे तो देखो यहाँ पर n+l रूल से कर सकते हो, नहीं तो आपको ये याद भी हो जाना चाहिए इतना तो कि 1s 2s 2p 3s 3p 4d, इतना तो बेटा ये आपको सॉरी 3s 3p 4s 3d, इतना तो बेटा आपको मिनिमम याद होना चाहिए क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर वो डी ब्लॉक से ही पूछ रहा होता है, तो इतना तो आपको मिनिमम याद होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका 4p आ जाएगा, ये 5s आ जाएगा, भी पीछे से दिखाया था मैंने। ठीक है, चलो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो आप, क्या पहले कौन आ रहा है हमारा 3d, चलो और आगे तक कर दो इसको 3d के बाद आ जाएगा बेटा हमारे पास 4p के बाद हमारे पास आता है 5s, ठीक है 5s के बाद 4d, ठीक है 4d के बाद आ जाएगा क्या बच्चों हमारे पास 4d के बाद आ जाएगा हमारे पास 5p, 4d के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5p आ जाएगा। चलो अब देख लो हमारे पास पहले 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बाकी आप इससे किससे भी कर सकते हो n+l रूल से भी कर सकते हो, n+l निकाल लो, इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा इसके लिए आ जाएगा 5, इसके लिए कितना आ जाएगा इसके लिए भी आ जाएगा 5, ठीक है 5s के लिए कितना आ जाएगा 5s के लिए भी 5 आ जाएगा, 4d के लिए कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4d के लिए आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो देखो 6 की एनर्जी 4d की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है 4s की सबसे कम होगी, 3d 4p और 5s में देखना है तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, सो 3d फिर 4p फिर 5s, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। ठीक है, तो बेटा हमें क्या आता है हमारे पास ऑर्बिटल निकाल प्रिंस आपका एंगुलर क्वांटम नंबर क्या देता है हमें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी दे देता है। ठीक है, कैसे देता है की वैल्यू आती है बेटा हमारे पास √n × n+1 h/2π, n × n+1 h/2π। तो बेटा ध्यान रखना क्योंकि हमारा आपके s ऑर्बिटल जितने भी होते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका कोई भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, सभी डायरेक्शन में ये एक समान, सभी डायरेक्शन में कैसे होते हैं एक समान होते हैं, इनका कोई भी आपका
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं आता, जीरो होता है। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ओ सॉरी 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 बेटा, एन नहीं है एल है, एल 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 एन नहीं है, एल है, ठीक है। तो हमें पता है इस ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू जीरो होता है, तो इसकी पूरे की और की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर जीरो, शून्य। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन इज, डी इलेक्ट्रॉन का निकालना अपन का, अरे निकाल देंगे भाई, अभी निकाल देंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कितना, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। चलिए डी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एल इज इक्वल टू कितना होता है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए एल इक्वल टू आता है 2, है ना, एसपीडीएफ 0 1 2 3। तो बेटा एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन एच बाय 2 पाई, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट 6 अपॉन एच बाय 2 पाई, अंडर रूट 6 अपॉन एच बाय 2 पाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर ऑफ नोडल सेंटर्स फॉर 2s ऑर्बिटल, ठीक है। क्या बताना बेटा, नोडल सेंटर बताना है हमें 2s ऑर्बिटल, नोडल सेंटर बताना मतलब स्फेरिकल नोड बतानी है, यहाँ पर हम लोगों को एंगुलर नोड नहीं बतानी है, ठीक है, एंगुलर नोड की बात नहीं कर रहा है, स्फेरिकल नोड की बात कर रहा है। तो बेटा हम लोगों को पता है कि टोटल नोड्स कितनी होती है हमारे पास, टोटल नोड्स होती है बेटा हमारे पास n-1, ठीक है। एंगुलर नोड्स कितनी होती है हमारे पास, इक्वल टू l, और बेटा रेडियल नोड्स कितनी होती है हमारे पास, n-l-1, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे क्या बताना है, रेडियल नोड्स बताना है, स्फेरिकल नोड्स बताना है। लगा दो फॉर्मूला, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 2 है, s के लिए l कितना हो जाएगा, s के लिए l हो जाएगा हमारे पास 0, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल हमारे पास बेटा नोडल सेंटर या स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, टोटल आ गई बेटा यहाँ पर 1, रेडियल नोड कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम एटम, बेटा ड्यूटेरियम एटम मतलब हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, आइसोटॉप से एटॉमिक मास से कोई फर्क इन पे नहीं पड़ता है, ठीक है, एटॉमिक मास से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके में कितने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना रहता है यहाँ पर, एक ही रहता है। तो इसकी भी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2h1 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s1 ही आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी भी 1s1 ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, हाईएस्ट एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो बेटा सिंपल है, देखो n प्लस एल निकाल लीजिए सबका, जिसका n प्लस एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, टाई हो जाए तो n को प्रायोरिटी दे देंगे, n सर्वोपरि है, l बाद में, l को सेकंड प्रायोरिटी देंगे अपन, ठीक है, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। चलिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, n प्लस एल निकालो 3, n प्लस एल निकालो 4, n प्लस एल निकालो 5, n प्लस एल निकालो 4। तो बेटा n प्लस एल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ऑप्शन सी का, ठीक है, n प्लस एल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन सी का आ रहा है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स ऑल काइंड, सभी प्रकार के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। तो मैंने आप लोगों के अच्छा सा फॉर्मूला निकलवाया था, आपको बताया था मैंने क्या, कि टोटल ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होते हैं हमारे n स्क्वायर, टोटल ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर, n स्क्वायर होता है। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 3 है, तो बेटा n स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू 2, इसमें से किसने हमारा ये कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो ओबो प्रिंसिपल तो सिंपल क्या होता है कि पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ आपका क्या बताता है, वो आपको बताता है ऑर्डर बताता है। चलो इसको हटा दो, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये थोड़ी ना कहता है कि हमारा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो क्या कहता है, वो कहता है चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, एक ना एक को डिफरेंट होना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं एक ऑर्बिटल चुनता हूं, तो बेटा ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ऑर्बिटल का मतलब उसका n, l और m, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए n, l, m की अलग, भाई अलग अलग शेल के लिए, अलग शेल की बात करूंगा तो n अलग, अगर मान लो शेल सेम है, अलग सब शेल की बात करूंगा तो l अलग, अगर मान लो सब शेल भी सेम है, ऑर्बिटल अलग होगा तो m अलग, अगर मान लो ऑर्बिटल भी सेम है तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों, तीनों वैल्यू हो जाएंगी सेम।
ऑर्बिटल भी सेम है, सेम ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूंगा तो n l m तीनों हो जाएंगे सेम। पर पॉली क्या कहता है कि हमारे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, तो अगर n l और m तीनों सेम हो गए तो s को अलग होना पड़ेगा। मतलब एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों के लिए s क्या आएगा तुम्हारा, अलग अलग आएगा। s की वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ होती है और माइनस हाफ होती है। l की s की वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ होती है माइनस हाफ होती है। चलो मान लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बताऊं, एक के पास गई प्लस हाफ स्पिन, एक के पास गई माइनस हाफ स्पिन। अब तीसरे वाले को कौन सी स्पिन दूं, प्लस हाफ दूं या माइनस हाफ दूं। अगर मैं कोई भी तीसरे को अगर प्लस हाफ देता हूं तो प्लस हाफ वाले की क्या हो गए, चारों क्वांटम नंबर सेम। माइनस हाफ देता हूं तो माइनस हाफ के दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम है। तो ये इनडायरेक्टली इसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। ठीक है, इसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे और दोनों की स्पिन भी क्या आएगी, डिफरेंट होगी, नहीं तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, चार क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो रहे तो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम कितने जाएंगे, तुम्हारे दो ही जाएंगे और उनकी स्पिन भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस एज 1s 2s इक्वल टू 2p। इसकी एनर्जी फिर क्या है बेटा तुम्हारी, 2p की कम है 3p से, 3d की बराबर है, फिर 3d दो बार, फिर 4s 4p। बेटा तो जा रहा गलत, ये तो हमारी स्टेटमेंट असर्शन क्या जा रही है बेटा, गलत जा रही है। असर्शन क्या जा रही है बच्चों, यहाँ पर हमारी गलत जा रही है। रीजन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हाँ रीजन सही है भाई, रीजन सही है, असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 and not 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0। देखो यहाँ पर ये जो हमारे 2px 2py और 2pz हैं, ये तीनों की तीनों हमारे डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं। डी जनरेटिव ऑर्बिटल मतलब जिनकी एनर्जी क्या हमारे यहाँ पर सेम है। इनका n और l क्या है बेटा, n और l की वैल्यू सेम है, तो n प्लस l की वैल्यू भी सेम होगी और कॉमन टाई होने के बाद m की वैल्यू भी सेम आएगी। तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहती है यहाँ पर हमारी, सेम रहती है। ठीक है, अब देखो पहले वाले केस में तुम देखो कि जब तक ये तीनों डी जनरेटिव ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हुए हैं तब तक क्या नहीं हुई है बेटा, पेयरिंग नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर हमारे की पहले px में क्या होगी, पेयरिंग होगी, बाद में सिंगल फिल्ड हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कौन बताता है हमारा, ऐसा कौन बताता है, ये बताता है बेटा हमें हुंस रूल। हुंस रूल बताता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी, ठीक है, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सभी सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद हमारी पेयरिंग होनी क्या होगी बेटा, यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही हमें बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3p ऑर्बिटल हैज, 3p ऑर्बिटल के बाद बेटा नोट्स बतानी है, नोट्स कितनी होती है कितनी नहीं। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, एंगुलर नोड इक्वल टू l, ठीक है, और रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है चलिए, 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है तो बेटा n इक्वल टू 3 हो जाएगा और l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंगुलर नोड कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। रेडियल नोड कितनी आ गई मेरे पास, 3 माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक है, तो बेटा एक एंगुलर नोड आ गई और एक हमारे पास क्या आ गई, स्फेरिकल नोड आ गई। एक आ गई एंगुलर नोड और एक आ गई हमारे पास क्या बच्चों, एक आ गई हमारे पास स्फेरिकल नोड। दैट इज ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Chromium has the electronic configuration 4s1 3d5 rather than 4s2 3d4 because 4s and 3d have the same energy। नहीं, same energy नहीं होती। 4s has a higher energy than 3d। 4s की एनर्जी कम होती है, ज्यादा नहीं होती। 4s1 is more stable than 4s2। नहीं नहीं भाई, 4s1 क्यों ज्यादा स्टेबल होगा। 4s1 3d5 half filled ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 4s2 3d4। हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है कि बेटा 4s1 3d5 जो हमारी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ज्यादा स्टेबल होती है 4s2 3d4 से, इसलिए हमें क्रोमियम जो मिलता है 4s1 3d5 में मिलता है, कॉपर जो मिलता है 4s1 3d10 में मिलता है। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है हमारी, ज्यादा स्टेबल रहती है। Next question, magnetic moment of x n plus z is equal to 26 is under root 24 Bohr's magneton, hence number of unpaired electron and value of n respectively are। देखो बेटा यहाँ पर बेटा हमें क्या दे रखा है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, म्यू एम दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटोन होती है। और हमें पता है ये इक्वल टू कितना होता है, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन के बराबर होता है। where n is number of
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बेटा दोनों तरफ इसको इक्वेशन को यहाँ से उठाओ कि अंडर रूट 24 इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, n इंटू एन प्लस टू के। इसका कर दो बेटा स्क्वायर, तो 24 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, n इंटू एन प्लस टू। यहाँ से बेटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 4। n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रुको रुको एक सेकंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं। यहाँ पर n जो दिया है इसने ऑक्सीडेशन स्टेट को दिया है, तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। n इक्वल टू 4 आया, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो किसकी, 26 की। z इक्वल टू 26 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन आर्गन 4s2 3d, कितना बचा बेटा, कितने हैं 26 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने, हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू करो। पहले हमें पता है आउटर मोस्ट से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल से हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d6, 3d6 को बनाओ यहाँ पर, 3d6 को यहाँ पर बनाओ बेटा। देखो 3d6 को अगर यहाँ पे बनाया जाए, ठीक है, 3d6 को अगर हम यहाँ पर बनाता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा मेरा 3d, ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसमें ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 4 हैं। तो अगर मैं इसमें से क्या करूं, आपका इलेक्ट्रॉन ना भी निकालूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ना भी निकालूं, n इक्वल टू 0 भी रखूं, तो उस केस में भी बच्चों, उस केस में भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, उस केस में भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, हमें 4 चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें 4 चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर से क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो इसके बेटा 2 पॉसिबल आंसर हो गए हमारे पास, क्या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और चार्ज इज इक्वल टू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और चार्ज इक्वल टू 2, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा अगर निकालने की बात करी जाए तो बेटा अगर मैं क्या करूं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 और निकाल दूं, ठीक है 2 और निकाल दूं 4 4, तो बेटा ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन अब देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए। एक ऑप्शन ए में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 4 है, बाकी किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 नहीं है। और एन की वैल्यू अगर 2 प्लस चार्ज होगा तो भी मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।